हेलो एवरीवन। मैं निशांत सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म लेट्स क्वालिफाई नाउ पे। सेशन को ज़्यादा लेट ना करते हुए यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसमें उन सारे क्वेश्चंस को टारगेट किया जा रहा है कि जो पैटर्न आपको रेलवे एएलपी और जो टेक्नीशियन के लिए पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट किए जा रहे हैं। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ये देखिए, लेट्स क्वालिफाई नाउ टेलीग्राम चैनल है जिसमें आप लोग ज्वाइन होकर यहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर, यूट्यूब लेक्चर, ये सारे पीडीएफ यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। चलिए देखिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर है 1 नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज में आप यहाँ पे देखिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। जैसे यहाँ पे दिया गया 16, 24, 36, 54 एंड 81। 16, 34, 16, 24, 36, 54 और ये रहा 81। और यहाँ पे है ब्लैंक। इस ब्लैंक वाले प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा ये आपसे पूछा है। अगर आप 16 से 24 पे जाते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। फिर 24 से जब हम आएंगे यहाँ पे 36 पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5 से। फिर यहाँ पे चलेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.5। 54 से 81 पे 1.5 मीन्स यहाँ पे आप देखिए तो 1.5 गुना चल रहा है। 1.5 गुना मीन्स जब हम 81 में 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स ये डेसिमल में आएगा। ऑप्शन में भी सारे नंबर डेसिमल से हैं। तो सबसे पहले जब हम, अब देखिए क्या करना होगा, 81 को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 8.5 से, तो सीधा सबसे पहले ये समझिए कि इसका 1 गुना तो आएगा ही आएगा। मीन्स ये तो 81 हो गया। और जब आप 0.5 से आप गुना करते हैं, 0.5 से गुना करते हैं, तो ये सीधा समझिए कि इसका क्या हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। क्लियर है, हाफ हो जाएगा। और 81 का जो हाफ होगा ये हो जाएगा आपका 40.5। 40.5। अब दोनों का ऐड कर दीजिए तो 121.5 हो जाएगा। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट होगा 121.5। ये आंसर बनेंगे। क्लियर है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2। ये है मिसिंग कैरेक्टर का। इसमें रो और कॉलम आपको जैसे यहाँ पे पैटर्न निकल कर आ रहा है, या तो बाई रो से आएगा या तो बाई कॉलम आएगा। अब देखिए कि किस तरीके से आएगा। अब देखिए, आप इस तरीके से अगर नज़र देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट में, यहाँ पे टू टू डिजिट में। मीन्स आप देखिए इस तरीके से, आप रो से देखिए किस तरीके से निकल पाएगा। जैसे यहाँ पे 7, 9, 3, 30 दिया गया है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगाएंगे तो इस वाले में हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 9 इक्वल्स टू 30 आ गया। नहीं समझे? आप इसे ए मान ले, इसे बी, इसे सी और इसे डी। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ए मल्टीप्लाई सी, और जितना आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे बी को, ये रिजल्ट आ जाएगा डी के बराबर। ये रिजल्ट आ जाएगा डी के बराबर। ठीक है। सेम तरीके से यहाँ पे देखिए, अगर ये पैटर्न सही है तो इसमें भी अप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है 9, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, और जितना भी आएगा इसमें ऐड कर देंगे 4 को, ये हो जाएगा हमारा 58। सेम कंडीशन यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 7 और इसमें ऐड कर दीजिए 6 को, ये आ जाएगा आपका 62। इसमें आप देखिए तो सेम कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए, 6 मल्टीप्लाई 8 और इसमें हम ऐड कर देंगे इस 6 को, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 54। 6 8 जा 48 और प्लस 6 इक्वल्स टू 54 इज द राइट आंसर। तो जो हमारा आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। मैं बार बार बोलता हूँ कि जब भी ब्लड रिलेशन का आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं तो इसमें आपको फैमिली ट्री, और फैमिली ट्री से आपको ये जानकारी मिलेगी कि कौन से रिलेशन को किस जनरेशन में रखना है और किस जेंडर को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करना है। अगर ये नहीं मालूम है तो क्वेश्चंस आप नहीं सोल्व कर पाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि राम इज द ब्रदर ऑफ अनिल। राम कौन है? ब्रदर है अनिल के। तो ये राम हो जाएगा, ब्रदर है, जेंडर मेल है, इसलिए हमने इसे बॉक्स दे दिया, और ये हो जाएगा अनिल। ठीक है। एंड
एंड हमेशा यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, मीन्स राम के लिए। एंड द सन ऑफ गोपाल, गोपाल का सन है, बेटा है, मीन्स गोपाल का जनरेशन ऊपर होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा गोपाल। गोपाल आगे बोला गया है अनिला इज द वाइफ ऑफ गोपाल। अनिला वाइफ है गोपाल के। जब अनिला वाइफ है गोपाल की, इसका मतलब ये है कि अनिला का जेंडर फीमेल होगा और जो गोपाल है इसका जेंडर मेल होगा, तभी तो दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। आगे बोला गया है नंदू इज द फादर ऑफ गोपाल। नंदू फादर है गोपाल के, तो नंदू का जनरेशन ऊपर आ जाएगा। फादर में जेंडर मेल हो जाएगा। आपसे पूछा है कि हाउ इज अनिल रिलेटेड टू नंदू। अनिल है, ये किस तरीके से रिलेटेड है। अनिल है वो किस तरीके से रिलेटेड है। सन्स सन, बेटा का बेटा है ये, सत सन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ब्लड रिलेशन में कि नेम से जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है। ठीक है, नेम से जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता है, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर है ये। अब देखिए ऑप्शन में इस तरीके से था, तब हमने क्या कर दिया, तब हमने सन सन कर लगा दिया, बेटा का पुत्र है ना, बेटा का बेटा। लेकिन अगर यही ऑप्शन ये रहता, पहला ऑप्शन है सन्स सन, सन्स सन, ये हो गया बेटा का बेटा। बी होता सन्स डॉटर, सन्स डॉटर। सी होता फादर्स फादर। और डी होता आइदर, आइदर सन्स सन और सन्स डॉटर। ठीक है, तब हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर डी, तब हमारा आंसर होता ऑप्शन नंबर डी। लेकिन यहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें हमारा पास जो बेस्ट ऑप्शन है, ये हमारा बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, आगे चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इसे डायग्राम को पार्ट वाइज तोड़िए। कैसे, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला डायग्राम, स्क्वायर जो दिखाई दे रहा है आपको, ये स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें छोटे छोटे काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8। तो इसमें हमेशा निकालने के लिए क्या करना होता है कि जो हाईएस्ट नंबर होते हैं, हाईएस्ट नंबर, इसको मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं। मीन्स यहाँ पे क्या आ गया, हाईएस्ट नंबर 8 है, मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 16। तो 16 तो आपका ये हो गया, 16 तो हमारा ये हो गया। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पे ट्रेंगल बन रहे हैं, और ये वो कौन सा ट्रेंगल है, देखिए एक आपका ये बन रहा है, ये, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने निकल कर आएंगे, 3, तो +3 कर दीजिए, 19। आगे चलिए, इसके बाद अगर हम इसमें ट्रेंगल और भी देखना चाहें, तो हमारे पास एक ये वाला लाइन है, ये तो इसमें भी नंबर ऑफ ट्रेंगल कितने निकल कर आ गए, 3, तो +3 कर दीजिए, कितने हो गए, 22, 22। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम और इसमें देखना चाहें, तो इसमें हमारे पास एक ये निकल कर आ रहा है कि ये जो ट्रेंगल आप देख रहे हैं, तो ये वाली ट्रेंगल, ये मैं थोड़ा सा बोल्ड ले लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे दे। ये जो लाइन देख रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ठीक है। तो इसमें तो ये वाला तो काउंट हो चुका है, ये वाला जिसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो काउंट हो चुका है, हमें ये नहीं काउंट करना है। एक तो हमारा ये वाला हो गया, एक, और एक ये सबसे बड़ा वाला हो गया, कितने हो गए, 2। एक ये वाला हो गया। सेम कंडीशन यहाँ पे चलेगा, अगर हम इस वाले लाइन को, ये लाइन लेते हैं, ये वाली ट्रायंगल लेते हैं, तो इसमें ये तो काउंट हो चुका है, इसे हम छोड़ देंगे। हम लेंगे एक ये वाला लेंगे, एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल ये बड़ा वाला हो गया, ये
ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल। कितने हो गए? 4। तो +4 कर दीजिए। आगे चलिए, तो यहाँ पे अभी और भी ट्रायंगल यहाँ पे बन रहे हैं। कितने हो गए ये हो गया आपका 26। और दो ट्रायंगल आपका ये निकल कर आ गया, ये वाला, जिसे मैं डॉट कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक और एक ये हो गया 2, एक और ये हो गए 1, +2 कर दीजिए। यहाँ पे जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आ गया 16, 3, 19, 22, 26 एंड 28। तो जो त्रिभुजों की संख्या हमारे पास निकल कर आई है, ये आई है ऑप्शन नंबर बी 28। ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस आए, इसे आप क्या करेंगे, बिल्कुल डायग्राम को तोड़ना सीखिए कि कहाँ से हम तोड़े, ताकि हमें एक पैटर्न मिल सके। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन देखिए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसका डायग्राम बनाना होगा। सबसे पहले ये बोला गया है कि सोनू इज द नेबर ऑफ रघु एंड लिव्स 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ ईस्ट। जो सोनू है ये नेबर है किसका? रघु का। और ये 100 मीटर साउथ ईस्ट में रहता है। तो सबसे पहले डायरेक्शन को ध्यान रखिए। ये मेनली डायरेक्शन होते हैं, ये मेनली 4 डायरेक्शन होते हैं। ये होता है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये होता है वेस्ट। ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होता है। इसी का हम यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे रघु है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे रघु है, यहाँ पे लेते हैं, ये रघु हो गया। और जहाँ पे रघु है उसके साउथ ईस्ट में 100 मीटर की दूरी पर सोनू है। तो हमने इसे मान लिया, ये 100 मीटर की डिस्टेंस हो गई और ये हो गया यहाँ पे सोनू। ठीक है। आगे बोला गया है कि वीना इज द नेबर ऑफ सोनू एंड लिव्स 100 मीटर अवे इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। वीना सोनू का नेबर है और ये 100 मीटर की दूरी पे रहता है साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन देखिए, ये वाला है ना, ये वाला है। तो ये यहाँ से हम लेते हैं, ये सोनू हो गया। तो इस 100 मीटर का डिस्टेंस, ये इसे मैंने मान लिया, ये 100 मीटर की डिस्टेंस है ये। और यहाँ पे कौन होती है? ये वीना है। आगे बोला गया है यहाँ से कि कमल, कमल इज द नेबर ऑफ वीना। कमल वीना का नेबर और 100 मीटर साउथ वेस्ट में होता है, 100 मीटर साउथ वेस्ट। तो साउथ वेस्ट, कमल इज द नेबर ऑफ वीना एंड लिव्स 100 मीटर टुवर्ड्स साउथ वेस्ट। नहीं, साउथ वेस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट होगा। एक मिनट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। एक मिनट बस। उत्तर पश्चिम हो गया। आगे देखिए, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहाँ पे जाएगा? ये वेस्ट और नॉर्थ के बीच का डायरेक्शन होता है। तो ये हो जाएगा 100 मीटर, ये वाला। और यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है कमल, कमल। अब आपसे पूछा है कि इन विच डायरेक्शन इज द पोजीशन ऑफ कमल्स हाउस फ्रॉम द रघुज हाउस। इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में है कमल का हाउस? कहाँ से? तो रघु के हाउस से। तो इसे आप जिस पॉइंट से पूछे, तो उसे आप सेंटर मानिए।
जैसे यहाँ से पूछा है रघु का, इसको हमने सेंटर माना, और ये हो जाएगा नॉर्थ, ये साउथ, और ये डायरेक्शन हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। तो कौन से डायरेक्शन में है कमल का हाउस? कमल का हाउस है रघु के हाउस से साउथ वेस्ट में। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, जो पैटर्न यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेम पैटर्न को अप्लाई करते हुए आपको रिजल्ट को बताना है कि क्या आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया है घोस्ट का कोड दिया गया है ONGCB, और एबाइड का कोड दिया गया है UTMRQ, और आपसे पूछा है रूल्स का। आपसे पूछा है रूल्स का, ध्यान से देखिए। जैसे ये घोस्ट की बात हुई है, घोस्ट की बात हुई है, यहाँ पे है ONGC और B। अगर हम पोजीशन भी लिख दे तो ये 7, ये 8, ये हो जाएगा O का 15, S का 19 और T का 20। O का 15, N का 14, G का 7, C का 3, B का 2, ये हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि +8 हो रहा है, यहाँ पे +6 हो रहा है, यहाँ पे -8 हो रहा है, यहाँ पे -16 हो रहा है, और यहाँ पे -18 हो रहा है। कुछ एक पैटर्न हमें नहीं मिल पा रहा है कि दोनों का एक्चुअली लॉजिकल यहाँ पे क्या होगा। तो पैटर्न तो मिलना चाहिए। पैटर्न कुछ वैसा यहाँ पे पता नहीं चल रहा है एडिशन में लेकर। यहाँ पे +8, यहाँ पे +6, यहाँ पे -8, यहाँ पे -16, और यहाँ पे हो गया -18। ये पैटर्न नहीं चल रहा है। फिर हमें देखना पड़ेगा किसी दूसरी चीज़ को। और दूसरी चीज़ अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों को सामने सामने को आप ऐड कर दीजिए, इन सभी को ऐड कर दीजिए। तो जो एडिशन निकल कर आ रहा है यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 और 15 22, 8 और 14 22, 15 और 7 22, 19 और 3 22, और 20 और 2 हो जाएगा 22। मीन्स यहाँ पे जो कोड दिए गए हैं वर्ड्स में, जो भी लेटर्स हैं और उसके जो भी कोड दिए गए, दोनों के पोजीशन का सम 22 आ रहा है। क्लियर है? अगर चेक करना है तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए। ONGC और ये हो गया B। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका कोड है एबाइड का दिया है ना, एबाइड देखिए ABIDE, ये दिया गया है। यहाँ पे इसका कोड है UTMRQ, ये दिया गया। अब पोजीशन लिख दीजिए 1 2 9, यहाँ पे हो जाएगा 4, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ई का 5, यू का 21, टी का 20, एम का 13, आर का 18 और क्यू का 17। ये हो गया। अभी इन सभी को ऐड कीजिए तो 1 और 21 कितना हो जाएगा 22, बी और 20 हो जाएगा 22, 9 और 13 हो जाएगा 22, 4 और 18 22, और 5 और 17 22, ये हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे दोनों का जो लेटर्स है, चाहे वो वर्ड का हो या कोड का हो, दोनों के पोजीशन का सम आ रहा है 22। मीन्स यहाँ पे जो रूल्स दिए गए ना, इस रूल्स का आप निकालिए, रूल्स का। यहाँ पे इसका देखिए 18 होगा, यू का 21, एल का 12, ई का 5 और एस का 19। हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा 4, तो ये बनेगा 22। तो 4 पे आता है डी, तो डी आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी खत्म हो गए। यहाँ पे देखिए, इसमें हमें +1 करना पड़ेगा, तब बनेगा 21। यहाँ पे हमें करना पड़ेगा प्लस में 10, तब बनेगा ये 22। हमें इसमें करना पड़ेगा प्लस में 17, तब बनेगा 22, और इसमें हमें करना पड़ेगा +3, तब बनेगा 22। हमने ऐड किया +4 +1 +10 +17, या फिर ऐसे लिखिए, हमें ऐड करना पड़ा 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 10, 10 के बाद 17 के बाद 3। तो 4 पे आएगा डी, 1 पे ए, 10 पे जे, 17 पे क्यू, और 3 पे सी। DAJ ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलते हैं। तो इसमें पूछा है कि हाउ मेनी डिग्री विल द हैंड of an arm move in a clock to change the time from 3
12 इन द आफ्टरनून टू 6 इन द इवनिंग। जब घड़ी में 3:12 होगा और जब 3:12 से जब घड़ी की घंटे की सुई 6 पे जाएगी इवनिंग में, ठीक है, तब वो कितने डिग्री का एंगल ट्रेवल करेगा। तो आपको मालूम है कि जैसे ये घड़ी है, मान लीजिए कि ये क्लॉक है, ये 12, ये 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे हो गए 9, यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे 11, ये 1, यहाँ पे 2, ये 4, ये 5, ये 7 और ये 8। अब देखिए जैसे घंटे की सुई मैं ले रहा हूँ, तो ये घंटे की सुई जब एक बार राउंड करेगा तब ये सर्कुलर पाथ का निर्माण करेगा। यस और नो? जब ये सर्कुलर पाथ का निर्माण करता है तब आपको मालूम है कि एक सर्कल में जो एंगल बनते हैं वो 360 डिग्री का बनता है। मीन्स जो आर एंड के द्वारा एंगल बनाया जाएगा, घंटे की सुई के द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा, तो ये 12 आवर्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। मीन्स 1 आवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 आवर इक्वल्स टू 30 डिग्री हो जाएगा। और 1 मिनट मीन्स 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होते हैं। तो 1 आवर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट्स इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा, ये 30 डिग्री और डिवाइड में 60 डिग्री मीन्स हाफ डिग्री हो जाएगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं 0.5 डिग्री एंगल, ये लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब 3:12 PM से उसी दिन 6 बजे PM इवनिंग, ठीक है, तो आपको जब ये कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है तो आप क्या करें, यहाँ पर 3:12 PM से हम क्या चलेंगे यहाँ पे टू 4:12 PM, इसके बाद 5:12 PM, टू 6 PM, ये चलेंगे। क्लियर है? यहाँ से आपको आसानी से रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि ये, अब देखिए 3:12 PM दिया गया और 4:12, यहाँ पे कितने आ गए 1 आवर। यहाँ से देखिए यहाँ पे कितने आ गए 1 आवर और यहाँ से यहाँ पे कितने आ गए, तो 48 मिनट हो गए। क्लियर है? मीन्स यहाँ पे आप सभी को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 आवर बनेगा, 2 आवर प्लस 48 मिनट बनेगा। तो 2 आवर्स में कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 30 और प्लस में 48, 48 मल्टीप्लाई 1/2 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री और प्लस में 24 डिग्री इक्वल्स टू 84 डिग्री। ठीक है, तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमने डिटेल में बताया इस तरीके से कि अगर आपको एंगल नहीं मालूम है कि घंटे की सुई के द्वारा कितने डिग्री का एंगल बनता है ना, तो आप इस तरीके से, आपको मैंने बता दिया कि इस तरीके से निकालना होगा। इसको निकालना नहीं है एग्जामिनेशन में, आपको सीधा ध्यान रखना है। ठीक है, टाइम को कैलकुलेट करने में दिक्कत होता है तो आप इसका ये काम कर सकते हैं। हमने तोड़ दिया, तोड़ने के बाद हमारा काम आसान हो जाता है। यहाँ से 1 घंटे में 30 डिग्री तो 2 घंटे में 60 डिग्री और 1 मिनट में आधा डिग्री तो 24 मिनट में 48 मिनट में 24 डिग्री। अब ये भी एंगल है और ये भी एंगल है जो कि घंटे की सुई के द्वारा बनाया गया। हमने ये दोनों का एडिशन कर दिया तो हमारे पास आ गए 84 डिग्री। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। आपसे पूछा है कि हाउ मेनी ऑड डेज विल देयर इन 50 डेज। 50 दिन में कितने विषम दिन होंगे ये पूछा है। तो आपको क्या करना है कि 50 को डिवाइड कर देना है 7 से। क्यों? क्योंकि 1 वीक बराबर होते हैं 7 डेज। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर निकल कर आएगा, रिमाइंडर, ये रिमाइंडर बचेगा 1 और यही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। ऑड डे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9। इसमें मिसिंग कैरेक्टर का क्वेश्चन है। इसमें मिसिंग नंबर पूछा है कि जो क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं इसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर हम आसानी से बना सकते हैं, तो छोटे छोटे नंबर को आप टारगेट कीजिए कि क्या चल रहा होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3, यहाँ पे 34, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, तो ये 2 दिया गया है तो आप इस 2 का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस आप ये जो 6 दिया गया है इस 6 का स्क्वायर कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 4 प्लस 36 इक्वल्स टू 40 आ गया। देखिए ये नंबर आपका यहाँ पे आ गया। क्लियर है? उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर कर देंगे और प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस 9 इक्वल्स टू 34। सेम कंडीशन आप यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ये 36 और प्लस में 64, ये निकल कर आ गया और दोनों का एडिशन कर दीजिए तो ये 100 आएगा। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो नीचे छोटे छोटे नंबर दिए गए हैं इनका सम किया गया है स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये दिया गया है। देखिए, हाउ इज सुधा रिलेटेड टू नीता। अच्छा, हिंदी लैंग्वेज के लिए आपका ये रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। देखिए, इसमें पूछा है कि हाउ इज सुधा रिलेटेड टू नीता। सुधा है वो नीता से किस प्रकार से संबंधित है, और ये है स्टेटमेंट 1 और ये है स्टेटमेंट 2। पहले स्टेटमेंट 1 को सोल्व करते हैं, अगर आंसर आता है तो ठीक है, फिर दूसरे को चेक करना होगा, दोनों को चेक करना होगा। कभी कभी क्या होते हैं कि दोनों अलग अलग आंसर आते हैं। कभी 1 से आया तो 2 से नहीं आया, 2 से आया तो 1 से नहीं आया। फिर कभी होता है कि दोनों को मर्ज करने पे, दोनों स्टेटमेंट को मिलाने पे हमारा आंसर आता है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा। सुधा इज द सिस्टर ऑफ निखिल्स मदर। निखिल की जो मदर है, स्टेटमेंट 1 कोड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये निखिल है। निखिल की जो मदर है, ठीक है, इन्हीं की सिस्टर है सुधा। सुधा सुधा इज द सिस्टर ऑफ निखिल्स मदर, तो ये सुधा हो गई। एंड नीता इज द डॉटर ऑफ निखिल। नीता डॉटर है निखिल से, तो ये हो जाएगी नीता। ये डायग्राम बनेगा। नीता यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, ये डायग्राम बना। आगे देखिए, हमसे पूछा था कि हाउ इज सुधा रिलेटेड टू नीता, तो यहाँ से आंसर आ गया। पैटर्नल सॉरी सिस्टर ऑफ ग्रैंड मदर, है ना, सिस्टर ऑफ ग्रैंड मदर। अच्छा, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला गया है स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 में ये बोला गया है, सीता इज निखिल आंट। सीता है वो निखिल की आंट है। अब सीता निखिल की आंट है तो कंडीशन ये हो सकता है कि वो पैटर्नल आंट या मैटरनल आंट हो सकती है। एंड नीता इज द मदर ऑफ निखिल्स क्लोज फ्रेंड राकेश। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान दीजिए कि जो दिया गया है ये सीता, ये सीता हो गई, सीता हो गई। सीता ये आंट है निखिल की, तो दो कंडीशन हो सकते हैं, या तो ये फादर की सिस्टर हो, एक ये। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है, ये कंडीशन कि ये सीता है निखिल की मदर की सिस्टर। और भी रिलेशन बनते हैं, और भी रिलेशन, जैसे निखिल के फादर हैं, इनके फादर के भाई की वाइफ, इस तरीके से भी रिलेशन बन सकता है। या फिर ये जो निखिल है इनकी मदर की सिस्टर इन लॉ हो सकती है, मीन्स निखिल की मदर की भाई की वाइफ, वहां से भी सीता आंट हो जाएगी। ठीक है, आगे बोला गया है कि नीता इज द मदर ऑफ निखिल्स क्लोज फ्रेंड राकेश।
नीता किसकी मदर है? निखिल की जो फ्रेंड है, इसका जो भी फ्रेंड होगा, फ्रेंड, तो फ्रेंड के बीच में ब्लड रिलेशन तो नहीं बन पाता है। फ्रेंड के बीच में ब्लड रिलेशन ड्रॉ हो पाएगा क्या? ये तो एक ही परिवार के बीच में ड्रॉ होता है। तो फ्रेंड को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। मतलब ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट टू। तो जो हमारा आंसर निकल कर आया वो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट से आया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इफ द डेटा गिवन इन स्टेटमेंट वन alone is sufficient to answer the questions while the data given in statement 2 alone is not sufficient to answer the question, मीन्स हमारा फर्स्ट बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे चलिए। ये था हिंदी लैंग्वेज का, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन है एनोलॉजी का, नंबर एनोलॉजी से। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोनों के बीच के रिलेशन निकालना होगा। यहाँ पे जो रिलेशन अप्लाई होगा, सेम रिलेशन यहाँ पे अप्लाई करके रिजल्ट को बताना है कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। जैसे 83 है और ये 25 है, ठीक है। यहाँ पे 29 है और ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए 83 से 25 पे जाएंगे तो 8 माइनस 3 करना पड़ेगा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। सेम चीज़ आप 29 से जब हम यहाँ पे जाएंगे तो बड़े नंबर से छोटे को माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 9 माइनस 2 कर दिया, और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो जो आंसर आएगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसका दर्पण छवि बताना है, और दर्पण जो मिरर है, मिरर इमेज पूछा है आपसे, और मिरर नीचे पुट किया गया है, ये है मिरर MN। ठीक है, अब देखिए जब भी मिरर को बॉटम में शिफ्ट किया जाता है तो ये बनता है वाटर इमेज। जब भी मिरर को बॉटम में ऑब्जेक्ट के नीचे शिफ्ट किया जाएगा, बॉटम में रखा जाएगा, तब ये बनता है वाटर इमेज। और जब ये बना है तो ये इसका जो डायग्राम बनेगा, ये छोटा वाला जो आप देख रहे हैं ये ऊपर रहेगा, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा बड़ा ये। अब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं, बी नहीं होगा, ये भी नहीं बनेगा, डी भी नहीं बनेगा, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये बनेगा नहीं, देखिए ये भी नहीं बनेगा, इसको देखिए, और ये भी नहीं, ये तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 ये है मिसिंग नंबर, इनकम्प्लीट फिगर का, या इनकम्प्लीशन ऑफ फिगर। इसका डायग्राम कंप्लीट करना है तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शंस को यहाँ पे पुट किया जाए ताकि हमारा डायग्राम बिल्कुल सही हो। जैसे ये दिया गया है तो ये बॉक्स को आप आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे इस लाइन को, तो ये बिल्कुल स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर बनेगा तो ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो बी हमारा कैंसिल हो गया। आगे देखिए, ये लाइन यहाँ पे आकर मिलेगी, बिल्कुल सीधी लाइन है, और सीधी लाइन है तो यहीं से आपका ये सर्कल भी यहाँ पे आ जाएगा, मीन्स दोनों कनेक्ट होंगे। तो ये वाला बी तो कैंसिल हो गया, ठीक है। ये डॉट लाइन तो है ही नहीं, डॉट लाइन तो यहाँ पे नहीं है, सी कैंसिल हो गया। अच्छा, ये जो लाइन दिया गया ये लाइन आपका यहाँ पे आ जाएगा, ये लाइन, और ये तो कभी बन ही नहीं सकता, ये डी नंबर। तो बचा कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है दिया गया है, कोडेड डायरेक्शन का क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा रिलेशन को, ए एंड बी मीन्स ए इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। ए एंड बी का मतलब है ए है वो बी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर है। ए एट द रेट बी, ए इज 23 टू द ईस्ट ऑफ बी। ए बी के पूर्व दिशा में है 23 मीटर की दूरी पर। ए हैज बी मीन्स ए इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ बी। ए बी से 20 मीटर दक्षिण में है। ए परसेंट बी मीन्स ए इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी। ए बी के पश्चिम दिशा में है 12 मीटर की दूरी पर। और ये स्टेटमेंट दिया गया, पी परसेंट क्यू हैज आर एंड एस एट द रेट टी हैज यू वी एट द रेट यू। इसमें आपसे पूछा है वी और क्यू के बीच में रिलेशन को पूछा है,
ठीक है, वी और क्यू के बीच में। अब देखिए कि वी और क्यू कहाँ कहाँ पे है और कहाँ से ये कनेक्ट होगा। तो क्यू आपका ये रहा और वी आपका ये रहा, ये कनेक्ट होगा यू से। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस मान लीजिए कि कहीं पे होता, मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाता, यहाँ पे रहता वी, यहाँ पे मान लीजिए वी होता, तो हमें पूरा से मतलब नहीं होता, हमें इतना ही से मतलब होता, इतना डायग्राम ड्रॉ करते और हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, लेकिन हमें ड्रॉ ही करना पड़ेगा। देखिए कैसे, पी परसेंट क्यू। अब जब इतना ही ड्रॉ कर रहे हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा, तो एक को क्यू छोड़े उसे भी कर लीजिए, कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड। पी परसेंट क्यू, परसेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, पी है ये क्यू के पश्चिम दिशा में है 12 मीटर की दूरी पर। मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्यू हो गया और 12 मीटर है, तो 12 मीटर की दूरी ये हो गई, इसे मैंने मान लिया 12 मीटर, और यहाँ पे आ जाएगा पी। क्यू हैज आर, हैज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए साउथ, क्यू है ये 20 मीटर साउथ में, 20 मीटर साउथ आर के, तो ये हो जाएगा आपका आर, ये पॉइंट, और ये दूरी हो जाएगी 20 मीटर की दूरी। ठीक है, थोड़ा सा 12 मीटर को और हल्का सा छोटा कर दूं मैं, ताकि लगे कि हाँ ये 12 मीटर है। लीजिए ये पी हो गया। आगे चलिए, यहाँ पे बोला गया है आर एंड एस, एंड रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए जो आर है ये उत्तर दिशा में, नॉर्थ में, ठीक है, नॉर्थ में है, कितना, 15 मीटर की दूरी पर एस से, एस से 15 मीटर की दूरी पे नॉर्थ है, नॉर्थ में। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तो आर हो गया, और आर है वो एस के नॉर्थ में 15 मीटर, तो ये पूरा 20 है, तो यहाँ पे मानकर चलते हैं कि यहाँ पे एस होगा और 15 मीटर की दूरी पर आर है। एस एट द रेट टी, एट द रेट रिप्रेजेंट करा है, जो एस है ये पूर्व दिशा में है 23 मीटर की दूरी पर, 23 मीटर की दूरी पर, तो 12 मीटर, ये 11 मीटर और चाहिए, तो हमने इसको मान लिया 23 मीटर, और ये हो गया आपका एस, ये डिस्टेंस हो जाएगा 23 मीटर, और यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये पॉइंट बनेगा पॉइंट टी। हैज़ यू बोला है, तो हैज़ यू, टी हैज़ यू, तो टी साउथ में है यू से, कितना, तो 20 मीटर, 20 मीटर, तो 20 मीटर है, तो ये पॉइंट को टी यहाँ पर है, तो ये थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, ये वाला बनेगा 20 मीटर, और यहाँ पे होगा पॉइंट यू। इसके बाद है वी एट द रेट यू, जो वी है वो ईस्ट में है यू से, कितना, तो 20 मीटर, 23 मीटर, 23 मीटर है, मीन्स ये वाला पॉइंट बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, यहाँ पे वी होगा। अब साइड में आपको दिक्कत हो रहा है, लिखा हुआ पे चला गया, तो देखिए हम साइड में इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका पॉइंट पी हो गया, ये 12 मीटर है, यहाँ पे क्यू हो गया, ये हो गया आपका आर, आर हो गया ये 20 मीटर, यहाँ पे आ गया एस, ये हो जाएगा 15 मीटर। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ये टी, ये हो जाएगा 23 मीटर। इसे हटा देता हूँ जहाँ तक ड्रॉ हो गया है, इसे मैंने हटा दिया, ये भी हट गया। ठीक है, अब देखिए जहाँ पे टी है, टी साउथ में है ना, हाँ 20 मीटर साउथ में, तो टी को साउथ में कर देते हैं, इसे भी मैंने हटा दिया। टी साउथ में कर दीजिए 20 मीटर, तो ये इसको मैंने मान लिया 20 मीटर, यहाँ पे यू आ गया, और जहाँ पे यू है वहाँ से वी है 23 मीटर ईस्ट में, तो ये वी हो गया 23 मीटर।
ये डायग्राम हमारा कंप्लीट हो चुका। अब देखिए आपसे ये पूछा था यहाँ पे कि जो v है और q है, इसके बीच का डिस्टेंस पूछा है। तो v यहाँ पे है और q यहाँ पर है। ये दोनों के बीच की दूरी देखिए, ये टोटल यहाँ पे 20 मीटर ये वाला हो गया। यहाँ से लेकर यही दूरी तो होगी ना, ये जो दूरी है यही दूरी, तो ये भी दूरी होगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर। इसके बाद अब देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 मीटर। तो एक चीज़ बताइए, 20 मीटर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये वाली दूरी कितना निकल कर आ जाएगा? ये दूरी निकल कर आ जाएगा 20 माइनस 15 इक्वल्स टू 5 मीटर। मीन्स जब हम पूरा दूरी निकालेंगे v और q के बीच में, ये हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर और प्लस में 5 मीटर इक्वल्स टू 25 मीटर। मीन जो हमारा राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 14 ये है क्वेश्चन, सिलॉक्स का क्वेश्चन है। इसके डायग्राम को आपको बनाना होगा सही तरीके से, तभी आप इसका सही करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ऑल फ्रूट्स आर वेजिटेबल, सभी फ्रूट्स वेजिटेबल हैं। तो जो फ्रूट्स का पार्ट है, ऑल फ्रूट्स, ये वेजिटेबल के अंदर चला जाएगा। ये मैंने बना दिया वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकल मीनिंग कुछ नहीं होता है। जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है आपको उसे बिल्कुल 100% सही मानकर चलना होगा। ठीक है, ऑल पेन्स आर वेजिटेबल, सभी पेन वेजिटेबल है। तो थोड़ा सा वेजिटेबल को और मैं बड़ा कर दूं, ये मैंने मान लिया वेजिटेबल। और सभी पेन वेजिटेबल है, ये पेन मैंने मान लिया कि ये पेन है। ठीक है, ऑल वेजिटेबल्स आर रेन, सभी वेजिटेबल्स रेन है। तो वेजिटेबल का पूरा पार्ट चला जाएगा किसके अंदर? तो रेन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, कंक्लूजन बोला है ऑल फ्रूट्स आर रेन, सही है, क्योंकि फ्रूट्स किसके अंदर है? तो वेजिटेबल के अंदर है। अब पूरा वेजिटेबल किसके अंदर है? तो रेन के अंदर है। ये वाला हिस्सा आप देखिए, ये वाला पार्ट, ये तो वेजिटेबल के अंदर है ना। अब पूरा का पूरा वेजिटेबल किसके अंदर है? रेन के अंदर है। तो ऑटोमेटिक ये फ्रूट्स रेन के अंदर चला गया। तो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट कंक्लूजन बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्या बोला है, ऑल पेन्स आर रेन, सभी पेन रेन है। सही बात है, क्योंकि पेन पूरा का पूरा पेन वेजिटेबल के अंदर है और पूरा का पूरा वेजिटेबल रेन के अंदर है। तो पेन भी ऑटोमेटिक चला गया। मीन्स स्टेटमेंट कंक्लूजन सेकेंड है, ये बिल्कुल सही है। सम रेन्स आर वेजिटेबल, सही बात है, ये वेजिटेबल है। ये वाला जिसे मैं ब्लैक कलर से डॉटेड कर रहा हूँ उसे समझिएगा कि ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा पार्ट वेजिटेबल है ये। और ये किसके अंदर? रेन है। तो ये वाला हिस्सा में आपका रेन और वेजिटेबल दोनों है। तो जितना एरिया रेन का कवर किए हुए है वो एरिया रेन के लिए सम है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सम रेन्स आर वेजिटेबल, ये भी सही हो गया। ऑल फॉलो, सभी कंक्लूजन क्या कर गए? फॉलो कर गए, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे वेन डायग्राम का है, लॉजिकल वेन डायग्राम। इसमें रिलेशन पूछा है स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल्स। स्नेक, लिजार्ड एंड रेप्टाइल्स, इसके बीच में ये रिलेशन पूछा है। अब देखिए, इसके बीच में जो रिलेशन पूछा है यहाँ पे, तो देखिए रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेंगने वाले होते हैं। रेप्टाइल्स किसे बोलते हैं? जो रेंगते हैं। तो भाई स्नेक और लिजार्ड दोनों रेंगते हैं, लेकिन स्नेक और लिजार्ड दोनों अलग अलग है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्या? रेप्टाइल्स, इसको मान लीजिए स्नेक और इसको मान लीजिए लिजार्ड। ये डायग्राम बनेगा। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, यह स्टेटमेंट दिया गया है कि इफ यू वांट टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन टू चिल्ड्रेन देन रोल देम इन प्राइवेट स्कूल्स। और एजप्शन, स्टेटमेंट एंड एजप्शन का दिया गया है। अच्छा, इसका हिंदी लैंग्वेज आपका ये रहा। ठीक है, देखिए इसमें ये दिया गया है कि अगर
आप चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे से अच्छे एजुकेशन दिलवाएं, तो क्या प्राइवेट स्कूल में एनरोल करना ज़रूरी है? ओनली प्राइवेट स्कूल, केवल जो निजी विद्यालय है, प्राइवेट स्कूल है, ये प्रोवाइड गुड टीचर्स। ओनली वर्ड लग गया ना, जहाँ पे ओनली वर्ड लग जाए ये बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, तो ये गलत हो गया। द हेफ्टी फीस, पेड एज पेड आर वेल वर्थ द ट्यूशन प्रोवाइड इन प्राइवेट स्कूल। ज़्यादा फी, भारी रकम वहाँ पे प्रदान करके प्राइवेट स्कूल में अच्छे से अच्छे ट्यूशन्स दिलवा सकते हैं। ये भाई ये भी तो गलत है ना? क्या ऐसा लिखा हुआ है क्या कहीं पे कि जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं वही केवल एक अच्छे विद्यार्थी निकल कर आ रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो दोनों फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? नाइदर, एजप्शन फर्स्ट नॉट सेकेंड इम्प्लिसिट। इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 17, ये है लेटर्स कंटिन्यूअस का, सीरीज में ही आता है। तो इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ लेटर साथ में टोटल नंबर ऑफ स्पेस, ये बिल्कुल काउंट करना है। देखिए, जैसे यहाँ पे दिया गया है डैश वी जे आर डब्ल्यू बी डैश डैश आर डब्ल्यू बी एल डैश डैश बी वी डैश डैश डब्ल्यू, ये दिया गया है। अब टोटल काउंट कीजिए इसमें कितने हैं, साथ में स्पेस को भी काउंट करना है। ठीक है, स्पेस को भी। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे चलिए देखते हैं पैटर्न यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो वी जे आर डब्ल्यू बी है, आर डब्ल्यू बी, बी के बाद एल आ रहा है, एल वी जे, एल वी जे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 इसमें 20 से छोड़ कहाँ दिया मैंने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 छोड़ा क्या मैंने? वी जे आर डब्ल्यू बी, वी जे आर डब्ल्यू बी डबल स्पेस है, आर डब्ल्यू बी। अच्छा, वी को मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, वी को मैंने छोड़ दिया था। अब हो गए 20, ये वी है, यहाँ पे वी है और यहाँ पे एल है। अब हो गए 20। चार चार में बांट कर देखते हैं, 1 2 3 4। अगर हम चार चार में बांट रहे हैं तो क्या कोई पैटर्न मिल रहा है हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं। चार चार में बांटने पर हमारे पास बी बी वी जे आर डब्ल्यू दिखते हैं। देखिए, चार चार में बांटिए, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये, 1 2 3 4 ये बन गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू बी, यहाँ पे डब्ल्यू बी स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आर डब्ल्यू, चार चार से नहीं हो रहा है, पाँच पाँच ले लीजिए अब।
पाँच पाँच ले लीजिए, 1 2 3 4 5, यहाँ तक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँच पाँच में मिल रहा है पैटर्न। देखिए बी दिया गया है, यहाँ पे बी है, बी के बाद वी है, यहाँ पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे बी दे दीजिए, यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा बी, तो बी वी बी वी बी वी बी वी, वी के बाद एल है, एल जे, यहाँ पे एल, अच्छा लास्ट में आर डब्लू है तो डब्लू के पहले आर हो जाएगा, यहाँ पे आर और डब्लू हो जाएगा, यहाँ पे हाँ यहाँ पे तो वी है ही, इस वाले पे, इस वाले पे वी है। अब देखिए यहाँ पे जे है, यहाँ पे एल है, तो किस तरीके से गया होगा, एल में +1 कर दीजिए तो यहाँ पे के आ गया, और के में +1 हमने कर दिया तो यहाँ पे एल आ गया +1, ठीक है। और एल में जब हम +1 करेंगे तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। जो हमारा आंसर आ गया ये बनेगा बी वी के आर डब्ल्यू एम आर, वी बी वी के आर डब्ल्यू एम आर, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इसे इक्वल इक्वल पार्ट्स में बांटने होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 18, यह है वर्ड एनालॉजी का। देखिए आर्मी लॉजिस्टिक्स, जो भी रिलेशन अप्लाई होगा सेम पैटर्न से कौन सा ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, वही आपको आंसर बताना है। देखिए सबसे पहले एक चीज़ देखिए, जो लॉजिस्टिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरीके से सेना का जो भी डिसिप्लिन बोले या उसकी देखरेख होते हैं उसे बोलते हैं लॉजिस्टिक्स, ठीक है। ये रेफर करता है किसके, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं रिसोर्सेज के, है ना, या सप्लाईज होते हैं, या जो पर्सोनेल सपोर्ट होता है सस्टेन मिलिट्री ऑपरेशंस में, उसी को रेफर करता है क्या, लॉजिस्टिक्स। तो उसी तरीके से अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएंगे सिमिलरली उसी तरीके से बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजी चाहिए, किस तरीके से आप स्ट्रेटेजी करते हैं, कौन सा बिजनेस करते हैं। जब आप जिस भी जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में आप करना चाह रहे हैं, उसका फर्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होता है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटेजी बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर ए। लॉजिस्टिक्स होते हैं कि जो भी रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ठीक है, या फिर सप्लाईज होते हैं, जो आर्मी में सप्लाईज होते हैं या जो सपोर्ट होता है उसी को रेफर करता है लॉजिस्टिक्स। तो स्ट्रेटजी रेफर कर रहा है किसे, बिजनेस को। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें ऑड पूछा है कि कौन सा ऑड है कौन सा विषम है, ये पूछा है। देखिए आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एसएससी का, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ होगा कि आप देखिए 25, 16 और 9, ये क्या है, तो 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, और ये 9, ये 3 का स्क्वायर है। आपने आंसर मार्क करके आ गया बी, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन एग्जामिनर इसका आंसर ये नहीं दिया था, मालूम है, एग्जामिनर इसका आंसर ये नहीं दिया था, ठीक है। इसका आंसर जो आया था, इसका आंसर दूसरा ऑप्शन आया था, ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर बी गलत है, गलत नहीं है, एग्जामिनर इसे मानकर नहीं चला था। अब जल्दीबाजी में स्टूडेंट क्या करते हैं कि यही काम कर दिए। अगर जो भी बच्चे ये काम किए हैं तो ये गलत नहीं है, ये सही है, ये हम गलत नहीं कर रहे, ये एग्जामिनर ये पैटर्न को नहीं माना इस क्वेश्चंस में, और ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर इसका ये नहीं होगा, आंसर क्या होगा इसका, देखिए जैसे यहाँ पे अगर हम मान ले 64, ऑप्शन नंबर ए 64, यहाँ पे 100 और यहाँ पे 18, आप इसका रूट कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8, और ये क्या हो जाएगा 10, हो गया ना, 8 और 10 हो गया ना। आप इन सभी को आप ऐड कर दीजिए ये दोनों को, तो ये 18 के बराबर हो गया।
ये आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आ जाइए ऑप्शन नंबर बी पे। अगर हम बी को चेक करें तो ये दिया गया है 25, ये दिया गया है 16 और ये दिया गया है 9। ये 5 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 9 आ गया। क्लियर है। सी ऑप्शंस पे आ जाइए तो ये दिया गया है 16, ये दिया गया है 64 और ये दिया गया है 12। आप इसके रूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 8 = 12 आ गया। ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए ऑप्शन नंबर डी पे। तो इसमें दिया गया है 81, इसमें दिया गया है 9 और इसमें दिया गया है 19। अब इसका रूट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 और प्लस में 3 इक्वल्स टू ये 12 होता है, न कि 19 होगा। तो हमारा जो ऑड है ये कौन सा बन गया, ऑप्शन नंबर डी बन गया। एसएससी ये से मानकर चला था कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आपने जो ये पैटर्न अप्लाई किया ना, ये गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन एसएससी उस एग्जाम में इससे आंसर मानकर नहीं चला था। जब भी आपको लगे तो आप उससे क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने ये पैटर्न अप्लाई कर दिया और एग्जामिनर गलत कर दिया तो आप उसे चैलेंज कर दीजिए। क्लियर है। लेकिन एग्जामिनर इसे मानकर चला था और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि एक स्क्वायर को ले लीजिए। हमने ऊपर दो पार्ट में है ना, तो हम एक पार्ट को लेते हैं ऊपर वाला में। तो ऊपर वाला में देखिए तो ये 1 2 3 4 5, हाईएस्ट नंबर मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 ट्रायंगल। त्रिभुज पूछा है ना, कितने त्रिभुजों की संख्या है। सेम कंडीशन यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, कितने हो गए, 5 × 2 10 ट्रायंगल हो गए। अरे आप ये चलते थे ना, ये यही तो है ये क्वेश्चन। 1 2 3 4 5, तो आप क्या करते थे, हाईएस्ट नंबर गुना 2, 5 × 2 = 10 हो गए। अब देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है और वो एक्स्ट्रा ट्रायंगल ये लाइन की वजह से बन रहा है। ये जो लाइन बीच में दोनों बॉक्स को कनेक्ट कर रहा है, इसकी वजह से बड़े बड़े ट्रायंगल बन रहे हैं। एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया। जब दोनों बॉक्स को मिलाया गया तब ये ट्रायंगल बना। ठीक है, और एक ट्रायंगल आपका ये बना, कितने हो गए, +2। ये हो गया हमारे पास 22 ट्रायंगल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये है एम्बेडेड फिगर का, या बोल सकते हिडन फिगर। ये जो दिया गया है डायग्राम, ये डायग्राम किसमें प्रेजेंट है, ये आपसे पूछा है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। अगर आप देखिए तो इसमें कहीं भी ये डायग्राम देखिए आपका ऐसे आ गया, यहाँ पे ये आपका ऐसे आ गया, ये यहाँ पे ऐसे, तो ये तो बनेगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी तो किसी तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। इसमें देखिए बन रहा है आपके पास ये वाला ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ठीक है, आप इस तरीके से अगर रोटेशन नहीं देखना चाहते हैं तो आपका ये भी बन रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे कभी कभी मेंशन कर देता है कि रोटेशन अलाउड, रोटेशन अलाउड, अगर रोटेशन अलाउड लिख दिया तो आपको अलाउ करना है। अगर ये लिख दिया कि रोटेशन नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, तो आपको रोटेशन अलाउ नहीं करना है। समझ में आई बात। अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर आप इसे देखिए, अगर सीधा बनता है तो सीधा आंसर होगा, अगर सीधा नहीं बन रहा है जैसे डायग्राम दिया गया है रोटेशन पे बन रहा है, तब आप रोटेशन कर सकते हैं। कब, जब रोटेशन अलाउड या नॉट अलाउड ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप रोटेशन अलाउ करके भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर
22 ये है सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, और इसमें ये पूछा है कि 8 फ्रेंड हैं, ABCDEFGH, और ये सभी एक सर्कुलर टेबल के चारों ओर बैठे हुए इक्वल डिस्टेंस पे, आर सिटिंग अराउंड टेबल, ठीक है। हिज पोजिशंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन इफ जी हु सिट्स इन नॉर्थ, जी है वो नॉर्थ में बैठा है, तो नॉर्थ में बैठा है तो डायरेक्शन आपका ये होता है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं कि चलिए मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और ये हमने बैठा दिया पर्सन को, 8 पर्सन्स हैं, तो एक बार प्लस का सिंबल ले लीजिए और एक बार क्रॉस का सिंबल ले लीजिए, बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन 8, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि जो जी है ना, हिज पोजिशंस इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है घड़ी की दिशा में मूव करना, ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। और ये डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखिए जी कहाँ पर है, नॉर्थ में, तो नॉर्थ ऊपर आएगा, तो जी यहाँ पे हो जाएगा इंटरचेंज ही सीट विथ सी एंड बी इंटरचेंज ही सीट विथ एफ, देन हु इज इन नाउ सिटिंग टू राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में कौन है, अब ध्यान से देखिएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमने जी को कहाँ बैठा दिया, क्लॉकवाइज, जी हुई जी सिटी नॉर्थ, हाँ ठीक है, नॉर्थ में। अब नॉर्थ में है, अब क्लॉकवाइज में बैठा है, इसका मतलब जी के बाद एच आएगा, यहाँ पे एच आ गया, इसका मतलब जी के पहले एफ होगा, एफ के पहले ई होगा, ई के पहले डी होगा, डी के पहले सी होगा, सी के पहले बी और बी के पहले ए। हमने ऐसा ही क्यों बैठाया, क्योंकि सभी का पोजीशन क्लॉकवाइज में बोला है। देखिए ए के क्लॉकवाइज में, बी के क्लॉकवाइज में, सी के क्लॉकवाइज में, डी, ई, एफ, जी, एच हो गए। अब पर्सन अपने अपने सीट को इंटरचेंज कर रहे हैं और इस तरीके से आपस में बदल रहे हैं सीट कि यहाँ पे ही सीट विथ, अच्छा जी है वो सी के साथ चेंज कर लिया, मतलब यहाँ पे सी हो गया और यहाँ पे जी हो गया। बी है वो एफ के साथ चेंज कर लिया, ये बी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। देन हु इज नाउ, अब देखिए यहाँ पे अभी इतना का ही बोला था इंटरचेंज करने के लिए, अगर ये लिखता एंड सो ऑन, एंड सो ऑन लिख देता, तब हम डी को एच के साथ कर देते इंटरचेंज और ई को ए के साथ कर देते, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। आपसे पूछा है कि हु इज नाउ सिटिंग टू राइट ऑफ एफ, एफ का न्यू पोजीशन ये है। अब एफ के बाद कौन है इसके राइट में, तो ए है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे दिया गया ऑर्डर एंड रैंकिंग का क्वेश्चन है, और उसमें ये ऑर्डर पार्ट से है। ये बोला गया है कि ए इज शॉर्टर देन बी, ए है वो बी से छोटा है, आप इसी को क्या लिख सकते हैं कि बी ग्रेटर ए, ठीक है, बट टॉलर देन सी, लेकिन ये सी से लंबा है। आगे बोला गया डी इज शॉर्टर देन ए, डी है वो ए से शॉर्टर है, तो ये ए ग्रेटर डी हो जाएगा, बट टॉलर देन सी, लेकिन ये सी से लंबा है, डी ग्रेटर सी। ई इज शॉर्टर देन बी, ई है वो बी से शॉर्टर है, तो ई बी ग्रेटर ई हो जाएगा, है ना। या फिर अगर कंफ्यूजन है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, ई शॉर्टर है तो यहाँ पे ई हो जाएगा, ई लेस बी हो जाएगा, बट टॉलर देन ए, लेकिन ए से टॉलर है, तो ई ग्रेटर ए। अब इन सभी को आपस में मिला दीजिए, आपसे पूछा है शॉर्टेस्ट कौन है, ठीक है, आप सभी को मिलाइए यहाँ पे, तो आप देखिए ए है वो बी से छोटा है, ए है वो डी से लंबा है, ये दोनों को मिला दीजिए, ये तीन स्टेटमेंट को, ए ग्रेटर डी ग्रेटर सी बन गया। आगे देखिए ई से लंबा है, ए है, ए से लंबा है ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई,
और ई से लंबा है कौन? बी। 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है ए बी सी डी ई के अलावा। आपसे पूछा शॉर्टेस्ट पर्सन कौन है, तो सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर टॉलेस्ट पूछता तब बी आता। क्वेश्चन नंबर 24 ये है, डाइस का क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पूछा है कि जब हम फोल्ड करेंगे इस ओपन डाइस को तो कौन सा डायग्राम बनेगा। फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग द फिगर गिवन इन द क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन में दिए गए इसको फोल्ड करने पर कौन सा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, तो बी का अपोजिट सी हो जाएगा। बी और सी एक दूसरे के अगल बगल वाले फेस पे नहीं आएगा, तो ये बी रहा और ये सी रहा, ये अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे देखिए। इसके बाद यहाँ से देखिए निकल कर क्या आ गया कि बी है वो सी के अपोजिट में है। एक तो ये निकल कर आया, दूसरा ये निकल कर आ जाएगा कि जो एल है और के है ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। एल अपोजिट होगा के का। कौन सा फेस? ये जो एल देख रहे हैं ना, ये अपोजिट होगा किसका? इस के का अपोजिट होगा। तो एल और के अपोजिट नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे एल है और यहाँ पे के है, तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। ठीक है, अब बच गया कौन सा? पी और एन। तो ये एन है और ये पी है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होगा, एन और पी। तो यहाँ पे देखिए एन है, यहाँ पे पी है, अपोजिट वाला अगल बगल फेस पे आगे नहीं होगा। हमारा बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्यूब है, काउंटिंग फिगर से है कि इसमें नंबर ऑफ क्यूब कितने हैं, ये आपसे पूछा है। देखिए, आप इसको ऐसे काउंट कीजिए। ये बेस 1 है ना, ये बेस 2 है और ये बेस 3 है। क्लियर है? यहाँ पे है नंबर ऑफ क्यूब, इसमें 3, इसमें 2 दिखाई दे रहा है, इसमें 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसे कर लीजिए। अब ये दोनों को आपस में गुना कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 1, कितना हो जाएगा? ये 3, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। नंबर ऑफ क्यूब हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर बी। और ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि ये जो 3 क्यूब आपको देख रहे हैं ना, 1 2 3, इसके नीचे कोई भी क्यूब नहीं है, इसलिए 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया। 3 क्यूब है जो एक बेस पर है और इस बेस के नीचे कोई भी क्यूब नहीं है, इसलिए यहाँ पर जब बेस 1 है ना, ये बेसमेंट मानकर चलिए। ठीक है, तो इसके बेस यही है और इस पे 3 क्यूब दिखाई दे रहा है, तो 3 ही क्यूब होगा। अब जो ये 2 क्यूब दिखाई दे रहा है ना, इस 2 के नीचे और इस 3 के पीछे, ये जो सामने 3 क्यूब दिखाई दे रहा है, इस 3 क्यूब के पीछे और ये 2 क्यूब के नीचे भी 2 क्यूब होगा। तो एक तो फर्स्ट पे होगा और एक सेकंड वाले पोजीशन पे। देखिए, ये बेस 1 पे है 2 क्यूब और बेस 2 पे है 2 क्यूब, कितने हो गए? 2 2 4। तो ये 2 क्यूब और 2 बेस हो गए, 2 क्यूब 2 बेस, इसलिए मल्टीप्लाई 2 करना पड़ा 4। और ये 2 क्यूब के पीछे और इस एक क्यूब के नीचे एक क्यूब होगा, ये दोनों क्यूब के पीछे। और ये जो 3 क्यूब दिखाई दे रहा है, इस 3 क्यूब के पीछे 2 क्यूब होगा और उस 2 क्यूब के पीछे एक क्यूब होगा। मतलब इसके नीचे एक क्यूब और इसके नीचे भी एक क्यूब आएगा, इसलिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि ये जो 1 क्यूब है ये तीनों बेस में प्रेजेंट है। अब जितना आएगा ये सभी को ऐड कर दीजिए, तो नंबर ऑफ क्यूब आ जाएगा 10। आई होप कि आपको एक एक चीज़ वहाँ पे क्लियर हुए होंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें ज़रूर। और थैंक्स फॉर वाचिंग। आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से आप लोग बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। और साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ है, उसमें आप लोग ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस की पीडीएफ जो यूट्यूब लेक्चर है वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।